बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले हम इस कोर्स के कॉन्सेप्ट यानी कि चैप्टर को शुरू करने से पहले हम आपको अंग्रेजी भाषा की कुछ छोटी-छोटी बातों की जानकारी दे देते हैं। तो हमारा आपसे पहला प्रश्न ये रहेगा कि अंग्रेजी में कितने अल्फ़ाबेट होते हैं? तो मुझे उम्मीद है कि आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उसमें 26 लेटर होते हैं, लेकिन यह उत्तर सही नहीं है। सही उत्तर है 1, क्योंकि अल्फ़ाबेट तो केवल शब्द है, यानी कि वर्ण है, जिसका मतलब होता है वर्णमाला। अल्फ़ाबेट तो एक ही है, 26 तो अक्षर होते हैं, ठीक है? तो अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर या वर्ण होते हैं। अक्षर या वर्ण को इंग्लिश में लेटर्स कहते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं? वो हमारे ये सामने हैं, ए से लेके जेड तक। अब जो है, जो हमारे ये 26 लेटर्स हैं, इनको 2 भागों में बाँटा गया है। पहला क्या है? स्वर, जिसको वोवेल्स कहते हैं और दूसरा है व्यंजन, जिसको कॉन्सोनेंट कहते हैं। तो वोवेल्स कौन-कौन से होते हैं? इंग्लिश में जो हैं टोटल 5 वोवेल्स होते हैं और वो कौन-कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू और बाकी जो बचते हैं टोटल 21 लेटर्स, इनको हम कहते हैं व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट। अब हिंदी वर्णमाला के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में टोटल 46 लेटर्स होते हैं, जिसमें से जो छोटे आ से लेके आहा तक जो है वो होते हैं वोवेल्स। अब इसको आपने 12 खड़ी भी पढ़ा होगी, नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, उससे आपको इंग्लिश को पढ़ने में आसानी होगी। जहाँ पर जैसे छोटा आ होता है, उसको हम इंग्लिश में ए लिखते हैं। जहाँ बड़ा आ होता है, उसको इंग्लिश में डबल ए लिखते हैं। छोटी ई को ई भी लिखते हैं और कहीं-कहीं पर आई भी लिखते हैं। बड़ी ई को डबल ई लिखते हैं। छोटे ऊ को यू या फिर ओ लिखते हैं। बड़े ऊ को डबल ओ या फिर यू लिखते हैं। ए को ई लिखते हैं या फिर ए आई लिखते हैं और बड़ी ए को ए आई लिखते हैं। ओ को ओ ही लिखते हैं। औ को ए यू या ओ यू कुछ भी लिख सकते हैं, जैसा रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। अंग को ए एन जी अंग लिखेंगे और आहा को ए एच लिखेंगे। इसी टाइप से जो हमारे कॉन्सोनेंट हैं व्यंजन, उनका भी इसी तरीके से है, जैसे क है, का, के आगे देखो आ का साउंड आ रहा है, तो इसको हम लिखेंगे के ए। नेक्स्ट लेटर है हमारा ख। ख को लिखेंगे के एच, गा। गा को हम लिखेंगे जी ए। घा को लिखेंगे जी एच ए। अणय को लिखेंगे एन जी ए। च, को लिखेंगे सी एच ए। छ, को हम इंग्लिश में लिखते हैं सी डबल एच ए। ज, को लिखेंगे जे ए। झ को लिखेंगे जे एच ए। अणा, को लिखेंगे वाई एन ए। तो इसी तरीके से जो है आप यहाँ तक ग तक जो है आप आराम से ये सारे 12 खड़ी आपको याद होने चाहिए, तभी आप इंग्लिश को आसानी से ट्रांसलेट कर पाएँगे, पढ़ पाएँगे। अब अगला है हमारे पास, जैसे हमारे पास ये 26 जो लेटर्स होते हैं, उनको यह 2 प्रकार से लिखा जाता है, जिनको हम बोलते हैं अपर केस। अपर केस यानी कि कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर। कौन-कौन से होते हैं? वो इस टाइप से होते हैं ए टू जेड। और सेकंड होते हैं लोअर केस। लोअर केस यानी कि स्मॉल लेटर, जिसको हम छोटे वर्ण भी कहते हैं, जो ए से लेके जेड तक इस टाइप से होते हैं। आप सभी इनको जानते हैं। अंग्रेजी के स्वर्ण और व्यंजन के साथ हिंदी के स्वर और व्यंजन की जानकारी होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम आपको आर्टिकल चैप्टर पढ़ाएँगे, तो उसमें मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी दूँगा और स्वर और व्यंजन का सही तरीके से उपयोग करेंगे आप, तभी जान पाएँगे जब आप आर्टिकल चैप्टर में पढ़ेंगे। ए, एन और दा, ये 3 हमारे आर्टिकल होते हैं और दा को जो है हम दा भी पढ़ते हैं और कहीं-कहीं पर इसको दी भी पढ़ा जाता है। दोनों तरीके से ये बोला जाता है और कहाँ पर दा बोलना है, कहाँ पर दी बोलना है, ये सब आपको मैं आर्टिकल चैप्टर में बताऊँगा। आगे जानेंगे हम इसके बाद। अब यहाँ पर जो है
ध्यान देने वाली बातें कौन-सी? जैसे पिछले पेज में अभी मैंने पढ़ाया था आपको, जो बड़ा ऊ है, उसको हम डबल ओ या फिर यू लिखेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक शब्द ले लें, जैसे ये कुक है एक शब्द, यहाँ पर जो बीच में है ये डबल ओ है। डबल ओ को जो है, इसका उच्चारण क्या होना चाहिए हमारे लिए? कूक होना चाहिए, लेकिन इसका उच्चारण क्या होता है? कुक। यानी बड़ी ऊ नहीं, बल्कि छोटी ऊ का प्रयोग हुआ है। इससे ये पता चलता है कि हर बार सिखाया गया नियम बिल्कुल सही नहीं। तो यहाँ पर ये अपवाद है, अपवाद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। यानी आपको इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसी तरह से आपने अगर देखा होगा कहीं पर जय लिखा है और अगर जय के नीचे इस टाइप से बिंदु लग जाए, तो उसका उच्चारण बहुत चेंज हो जाता है। शब्दों का उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन को आप आने वाले प्रोनाउंसिएशन चैप्टर में विस्तार से पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं, डू यू नो, लेटर्स फ्रॉम ए वर्ड, यानी कि अक्षरों से मिलकर शब्द बनता है। और वर्ड्स फ्रॉम ए सेंटेंस, इसका मतलब होता है शब्दों से मिलकर वाक्य बनता है। और सेंटेंसेस फ्रॉम ए पैराग्राफ, यानी कि वाक्यों से मिलकर पैराग्राफ बनता है। अब हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मोजिब इज ए गुड गाई, ये हमारा एक सेंटेंस हो गया। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ये नेक्स्ट सेंटेंस हो गया। आई लव हिम ए लॉट, यानी कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। तो इन 3 सेंटेंसेस को मिला के हम इसको बोलेंगे पैराग्राफ। तो इस पैराग्राफ में क्या है, 3 सेंटेंसेस हैं, जैसे अभी जो मैंने ये पढ़े हैं। अब इनमें अगर हम लेटर्स और वर्ड्स देखें तो क्या है, ये 15 वर्ड्स हैं इसमें और 43 लेटर्स हैं, ठीक है? तो उनको मिलाने से जो है हमारा पैराग्राफ बनता है। और अब हम सीखेंगे अभिवादन के बारे में। अभिवादन को इंग्लिश में कहते हैं ग्रीटिंग। तो अभिवादन का तरीका इस बात पर निर्भर करता है कि जिस व्यक्ति का आप अभिवादन करना चाहते हैं, वो आपसे उम्र में, रिश्ते में या ओहदे में बड़ा है, छोटा है या फिर हम उम्र है, यानी समान उम्र का है। तो उस चीज़ को देखते हुए आप उसका अभिवादन यानी कि ग्रीटिंग करेंगे। अक्सर अपने से बड़े व जिनसे आप ज़्यादा तमीज़ से पेश आते हैं, जैसे मोहल्ले के कोई अंकल आंटी हो गए या ऑफिस का कोई बॉस हो गया अपना, कोई सीनियर हो गया, उसके साथ आपको समय के अनुसार निम्नलिखित का प्रयोग करना चाहिए। किस तरीके से? अब ये हमारा पहला है, जैसे सुबह से लेके अगर दोपहर के 12 बजे तक का समय है, तो आप अगर उनसे मिलते हैं यानी कि मिलने पर, तो आप उनसे हमेशा क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। और अगर आप उनसे विदा ले रहे हैं यानी कि उनसे दूर जा रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे बाय, या फिर आप बोल सकते हैं टेक केयर या सी यू या फिर हैव ए नाइस डे। इन चारों तरीके से आप उनको ग्रीटिंग कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट है अगला, जब 12 बजे के बाद का समय हो जाएगा यानी कि दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक का अगर समय है, तब आप उनसे मिलते हैं तो उनसे बोलेंगे गुड आफ्टरनून। और विदा लेने पर क्या बोलेंगे? बाय, टेक केयर, सी यू या फिर हैव ए नाइस डे। और अगर शाम 5 बजे से सोने तक का समय जो है, उसमें अगर आप किसी से मिलते हैं, तो आप बोलेंगे गुड इवनिंग मिलने पर। और विदा लेने पर आप क्या बोल सकते हैं? गुड नाइट, टेक केयर, बाय या फिर सी यू, मैं आपसे कल मिलूँगा। अब मान लीजिए कि आप रात के 8 बजे किसी से मिलते हैं, तो मिलते वक़्त क्या कहोगे? ये मत सोचिए कि अंधेरा हो गया है, ठीक है? तो आप गुड नाइट ही कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े, तो मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा और विदा लेने पर गुड नाइट कहना सबसे बेहतर विकल्प होगा। हाँ, अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई-बहन से या फिर कोई ख़ास जिसके साथ आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हों या आपसे उम्र में या ओहदे में पोजीशन यानी कि छोटा है, तो अगर आप उनसे मिलते हैं तो आप उनसे हाय हेलो का प्रयोग भी कर सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट हमारा आ जाएगा शिष्टाचार यानी कि मैनर्स। हम किसी से ही मिलते हैं, अगर उनसे ढंग से बात ना करें, तो वो हमें सीधा ये
बोलता है कि क्या आपको मैनर्स नहीं सिखाए हैं? तो आज हम उन्हीं मैनर्स की बात करेंगे। अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए हमें ये जो नीचे कुछ बातें हैं, इनको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है? आप किसी से अगर कुछ माँग रहे हो, तो वहाँ पर हमें क्या कौन से वर्ड यूज़ करने हैं? जैसे प्लीज़ या फिर काइंडली जैसे शब्दों का उपयोग करना है। हमारा नेक्स्ट कौन-सी बात है? आपको कुछ अगर दिया गया है या आपकी बात को महत्व दिया गया हो, तो वहाँ पर कभी भी थैंक्स कहना नहीं भूलना चाहिए। ठीक है? अगली बात हमारी कौन-सी है? अगर कोई आपका धन्यवाद कर रहा है, तो उसको वेलकम कहना नहीं भूलना चाहिए या फिर मेंशन नोट कह सकते हैं, माय प्लेज़र या इट्स ओके भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कौन-सा है? जब आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पाए, तो आपको क्या कहना चाहिए? तब हम कह सकते हैं हाँ, आई बेग योर पार्डन या आई एम सॉरी, आई डिडन्ट गेट इट, मैं नहीं सुन पाया या मेरी समझ में नहीं आया या फिर हम उसे एक्सक्यूज़ मी भी कह सकते हैं, नम्रता के साथ। ठीक है? या फिर सबसे अच्छा ये है, विल यू प्लीज़ रिपीट इट, आई डिडन्ट गेट यू। इस तरीके से बोलकर जो है हम दोबारा से उनको बोलने के लिए कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या अपने दिमाग में रखना है, आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को अगर रास्ता देते वक़्त क्या कहेंगे? आफ्टर यू। इसका अर्थ क्या होता है? आप कहना चाहते हैं पहले आप, फिर मैं। या फिर हम किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में शॉपिंग करने के लिए गए हुए हैं, वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है और वहाँ पे अगर हम किसी बुजुर्ग को या लेडीज़ को अपने से आगे लाइन में लगा लेते हैं, तो हम उन आफ्टर यू कह के उनका सम्मान कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू? तो आमतौर पर आप कहते हैं आई एम फाइन, लेकिन साथ ही साथ उसको उस व्यक्ति का हालचाल पूछना भी चाहिए। आप कह सकते हैं आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू? या फिर कोई पूछे आपसे हाउ आर यू? तो आप कह सकते हैं ग्रेट, यू टेल, आप बताओ। या फिर ये भी कह सकते हैं फाइन एंड यू? तो उनको आप पूछेंगे तो उनको भी अच्छा लगता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा? अगर आप किसी की बात बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहें, तो कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, सॉरी टू इंटरप्ट यू या फिर सॉरी टू इंटरवेंस भी कह सकते हैं। और जब वो व्यक्ति आप पर ध्यान दे, तो अपनी बात को ज़रूर रखना चाहिए वहाँ पर। ठीक है? नेक्स्ट है, जब आप लोगों के साथ बात करते हैं और अच्छा व्यवहार दिखाते हैं, तो आपको समाज में फिर इज़्ज़त भी मिलने लग जाती है। ये भी याद रहे कि केवल इन शब्दों या वाक्यांशों का प्रयोग करना ही काफ़ी नहीं, बल्कि जो भी बोलें नम्रता से और प्रेम से बोलें। शिष्टाचार यहीं पर ख़त्म नहीं होता, बल्कि जैसे-जैसे वक़्त के साथ आप अंग्रेज़ी भाषा की गहराई में पढ़ते चले जाएँगे, तो उसको और भी बेहतर से समझ पाएँगे। अब नेक्स्ट हम सीखेंगे समय के बारे में। जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ना कि समय कितना हुआ है, उसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट इज़ द टाइम। तो आज हम सीखेंगे कितने बजे हैं। तो इंग्लिश में आपको कैसे बताना पड़ेगा, यहाँ से समझते हैं। ये हम पहला हमारा है, जैसे बजे हैं 2 बजे को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? 2 ओ क्लॉक। और अगर 11 बज रहे हों, तो 11 ओ क्लॉक कहते हैं। और अगर 7 बज रहे हों, तो 7 ओ क्लॉक। यानी कि अगर पूरी डिजिट में कुछ भी बज रहा हो 1 से लेके 12 बजे तक, तो हम उसको बोल देंगे ओ क्लॉक, उसके बाद में लगा देंगे। अब समझते हैं, जैसे इतने बजकर इतने मिनट का फ़ॉर्मूला क्या है? जैसे हम बोलते बोलते हैं ना कि 2 बज के 10 मिनट हुआ है, तो उसका क्या फ़ॉर्मूला है? उसमें हम इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मिनट, फिर हम लगाते हैं पास्ट और उसके बाद लगाते हैं घंटा। अगर आपको कहना है कि 5 बजकर 10 मिनट हुए, ठीक है? तो मिनट कितने हुए हैं? 10, तो हम 10 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद पास्ट आ जाएगा और 5 जो घंटा है वो बाद में आ जाएगा। तो बोलेंगे 10 पास्ट 5 यानी कि 5 बजकर 10 मिनट, ठीक है? इसी तरह से अगर 8 बजकर 20 मिनट हुए हैं, हम इसको क्या बोलेंगे? 20 पास्ट 8, ठीक है? 7 बजकर 25 मिनट हुए हैं, यानी कि जो बाद में है उसको पहले लेना है और जो पहले है उसको बाद में लेना है।
यानी कि 7:20, 2:22 हुए हैं, यानी कि 2:22, 5:06 हुए हैं, तो 6:05। तो इस तरीके से जो है इतने बजकर जहाँ पर आ जाएगा, बजकर में मिनट पहले लेना, घंटा बाद में लेना और बीच में लगाना है पास्ट। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इतने बजने में इतने मिनट हैं। अभी क्या आ जाएगा बजने में, तो उसमें मिनट आ जाएगा, बस पास्ट की जगह पे 2 हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जैसे कि 5 बजने में 10 मिनट है, तो इसमें क्या हो जाएगा 10 to 5। ठीक है। 8 बजने में 20 मिनट हैं, 20 to 8। 2 बजने में 12 मिनट हैं, 12 to 2। और 11 बजने में 12 मिनट हैं, तो 12 to 11 हो जाएगा। फिर है 3 बजने में 5 मिनट हैं, तो इस फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा 5 to 3। अब एक चीज़ याद रखने वाली है जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। ठीक है। और 60 मिनट में 30 मिनट होता है। आधा 60 मिनट का जो आधा है वो 30 मिनट होता है। इसलिए 30 मिनट को हम क्या बोल देंगे हाफ, क्योंकि वो 1 घंटे का आधा हो गया। और 30 मिनट का भी जो आधा होता है वो होते हैं 15 मिनट। तो 15 मिनट को हम क्या बोल देंगे क्वार्टर। ठीक है। अब मैं आपको आगे एग्जांपल से समझता हूँ, चाहता हूँ मतलब, जैसा कि अगर आपको बताना है कि 8:15 यानी कि 8:15 हुए हैं, तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा 15 past 8, यानी कि 8 बजकर हो गया ना हमारे पहले फॉर्मूले के अनुसार 15 मिनट। लेकिन यहाँ पर अब ये 15 मिनट वाला है, तो हम 15 को क्वार्टर भी बोल सकते हैं, क्वार्टर past 8। ठीक है, इस फॉर्मूले के अनुसार। इसी तरीके से जैसे 8 बजने में 15 मिनट हैं, अभी देखो आ गया बजने में, बजने में क्या होता है यानी कि अभी कम है तो इसमें हो जाएगा 2। तो 15 मिनट को हम बोलेंगे क्वार्टर, तो Quarter to 8। और ठीक इसी तरह अगर 8:30 हुए हैं, यानी कि जिसको हम 8:30 बोलते हैं, तो 30 मिनट को हम क्या बोलते हैं हाफ। तो 30 past 8 भी बोल सकते हैं, या फिर half past 8। और अगर आपको कॉन्सेप्ट पढ़कर समझने में दिक्कत आ रही है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको आगे एग्जांपल में और समझा देता हूँ। जैसे अभी 11 बजे हैं, तो 11 बजे को हम क्या बोलेंगे 11 o'clock, 5 बजे को 5 o'clock, 7 बजे को 7 o'clock। और 11 बजकर बजकर आ गया तो पास्ट आ जाएगा 20 past 11। 1 बजने में आ गया तो 2 हो जाएगा, कितने मिनट है 7, 7 to 1। 2:30 हुए हैं तो 30 मिनट यानी कि हाफ, half past 2 या half to 3। ठीक है। क्योंकि जो 2:30 हैं उसको हम क्या बोल सकते हैं 3 बजने में भी तो 30 मिनट हैं। इसी तरीके से 8:15 को बोलेंगे 15 past 8। और 10 बजने में 10 मिनट हैं, तो 10 to 10 बोलेंगे। पौने 5 का मतलब क्या होता है, यानी कि 5 बजने में अभी 15 मिनट हैं, यानी Quarter to 5 हो जाएगा। 10:30 को हम क्या बोलेंगे half past 10। और या फिर हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं half to 11 भी बोल सकते हैं, कि 11 बजने में भी तो 30 मिनट। 2:30 बजे half past 2। और अगर रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे से पहले तक के समय के साथ हम एएम लगाते हैं, इतना तो सब जानते ही होंगे, यानी कि रात को ही एएम हो जाता है। जब 12 बज जाते हैं तो एएम हो जाता है। और जब दोपहर के 12 बजते हैं तब से लेके रात को जब 12 बजने वाले होते हैं उसको हम पीएम। जैसे रात के 12 बजे हम क्या बोलेंगे 12 AM। रात के 1 बजे 1 AM, 5 बजे 5 AM, 10 AM, 11 AM, 11:59 AM। और अगर दोपहर के 12 बजे हैं तो वो पीएम में कन्वर्ट हो। ठीक है। अभी हमारे पास कुछ संख्याएं और उनके उच्चारण, यानी कि न्यूमेरल्स एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। जैसे हम 1 को हिंदी में 1 बोलते हैं, 2 को 2, ये सब जानते ही हैं। इस तरीके से हमारे पास 100 तक हैं। नेक्स्ट बता देता हूँ आपको 1000। 1000 को हम बोलते हैं हज़ार। ये बहुत ही समझने वाली बात है। और 1 लाख,
1 लाख को बोलते हैं हिंदी में लाख, ठीक है? 10 लाख को बोल देते हैं हम 10 लाख या फिर 1 मिलियन भी बोलते हैं। और 1 करोड़ को करोड़ ही बोलते हैं। करोड़ होता है इंग्लिश में, तो करोड़ बोलते हैं हिंदी। और अरब को बोलते हैं अरब या फिर 1 बिलियन। अगर जैसे हम किसी से पूछते हैं आप कौन सी क्लास में हैं, विच क्लास यू आर इन, यानी कि फर्स्ट क्लास में है तो फर्स्ट यानी कि पहली क्लास, सेकंड यानी कि दूसरी क्लास, थर्ड तीसरी, फोर्थ चौथी, फिफ्थ पांचवी क्लास, सिक्स्थ छठी क्लास, ठीक है? इसी टाइप से जो है, अगर आप ग्रेजुएशन में हैं तो स्नातक हो जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो स्नातकोत्तर उसे बोला जाता है। अब जैसे अगर हमें बोलना है गिलास कितना भरा है, यानी कि हाउ मच इज द ग्लास फिल्ड, अगर हाफ है तो उसको हम, आधा होगा तो उसको हाफ बोलेंगे, एक तिहाई होगा तो उसको वन थर्ड बोलेंगे, एक चौथाई होगा तो उसको वन फोर्थ बोलेंगे, और अगर पांचवा हिस्सा भरा हुआ है तो वन फिफ्थ बोलेंगे, दो तिहाई, दूसरा 2/3 हिस्सा है तो टू थर्ड बोलेंगे, तीन चौथाई है तो थ्री फोर्थ बोलेंगे। और अगर कितने गुना है वाला हाउ फोल्ड होता है, कितने गुना यानी कि हाउ फोल्ड, और हाउ मेनी टाइम्स यानी कि कितनी बार, यानी एक गुना सिंगल, दो गुना डबल होता है ट्वाइस या फिर टू फोल्ड भी कह सकते हैं, तीन गुना थ्राइस टाइम, थ्री फोल्ड या थ्राइस भी बोल सकते हैं, एक गुना, सर ये गलत हो गया, ये होगा चार गुना, चार गुना का मतलब हो जाएगा फोर टाइम्स या फिर फोर फोल्ड्स, ठीक है? अब हम बताऊंगा इसमें विराम चिन्ह के बारे में, जिसको हम पंक्चुएशन मार्क्स भी कहते हैं। अब किसी भी बात को लिखते समय विराम चिन्ह का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है। विराम चिन्हों के माध्यम से वाक्य के वाक्य के प्रकार और उसके ठहराव यानी कि पॉजेज और स्टॉप्स की हमें जो है जानकारी इसमें मिलती है। किसी के द्वारा अगर कोई कही गई बात है, उसको सिर्फ लिख देने से यह पता नहीं चलता कि वह बात किस अंदाज में बोली गई। विराम चिन्हों के माध्यम से हमें ये भी पता चलता है कि वो हमें चौंका भी देते हैं। अब जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे हमारा क्या है क्वेश्चन मार्क का साइन हमारा ये होता है, ठीक है? पंक्चुएशन मार्क को हम हिंदी में प्रश्नवाचक चिन्ह और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये चिन्ह जो है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह वाक्यों के अंत में प्रयोग किया। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे हु आर यू, हु आर यू यानी कि तुम कौन हो, जैसे ये इसके लास्ट में लगा, ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट इज ही डूइंग, यानी कि वो क्या कर रहा है, में भी हम क्वेश्चन मार्क चिन्ह लास्ट में लगाएंगे। यानी कि डू यू लव योर मॉम, इसमें भी वो सवाल पूछ रहा है, क्या आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगेगा। नेक्स्ट हमारा है एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, वो हमारा इस तरीके से दिखता है, इसको हिंदी में बोलते हैं विस्मय बोधक चिन्ह, ठीक है? यह चिन्ह ऐसे वाक्यों के अंत में प्रयोग किया जाता है जिसमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को व्यक्त किया जाए। जैसे अचानक हुई किसी घटना से मन की भावनाओं को व्यक्त करना, जैसे खुशी हो गई तो करेंगे, दुख प्रकट करना है तो भी करेंगे, अगर अचानक से हैरान हो गए तभी, नाराजगी जाहिर करनी है तब भी, शाबाशी है तब भी, किसी को दुआ देना है तब भी। अब मैं नीचे कुछ उदाहरण बताता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको आशीर्वाद दे, वाओ मतलब गजब, वंडरफुल बहुत बढ़िया, बाई गॉड ग्रेस, इसके आगे एक्सक्लेमेटरी साइन, जैसे भगवान की दया से या प्रभु की कृपा से, हाउ सैड, कितने दुख की बात है, या फिर हाउ ट्रेजिक भी बोल सकते हैं, कितना दुखद, हाउ डेयर ही, उसकी इतनी हिम्मत, यहाँ पर हमने गुस्सा गुस्सा जाहिर किया है। नेक्स्ट है ओ हनी, यहाँ पे हमने प्यार दिखाया है, या फिर ओ डियर, अरे प्यारे, टेरिबल मिस्टेक यानी कि बहुत बड़ी गलती, इनक्रेडिबल, यहाँ पे हमने आश्चर्य जताया है, यानी कि अविश्वसनीय,
अमेजिंग भी बोल सकते हैं, ऑसम बहुत ही ज़बरदस्त, absurd यानी कि बकवास है, नॉनसेंस, ऑफुल, थैंक गॉड यहाँ पर हमने शुक्रिया अदा किया है भगवान का, थैंक गॉड। हरी यहाँ पे हमने जल्दी का प्रयोग किया है, दैट्स इट। फिर है टचवुड, फिंगर क्रॉस, नजर ना लगे। श्योर जैसे हम बोलते हैं श्योर, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स, इनका मीनिंग होता है जरूर, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स यानी कि पक्का। वेल डन, शाबाश। व्हाट्स से न्यूज, क्या खबर है, जैसे किसी को खुशी से कहना व्हाट्स से न्यूज। रियली, चौंकाते हुए जैसे सच में। इज इट, थैंक्स ए लॉर्ड यानी कि बहुत बहुत धन्यवाद। कॉन्ग्रेचुलेशन सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, बधाई हो। व्हाट एन आइडिया यानी कि क्या आइडिया है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का साइन एक डॉट होता है जिसको पूर्ण विराम भी कहते हैं। हिंदी में जो है ये इस तरीके से होता है। फुल स्टॉप का प्रयोग यानी कि सेंटेंस जब भी ख़त्म होता है उसके बाद ही इसको यूज किया जाता है। फुल स्टॉप का प्रयोग किसी भी ऐसे वाक्य के अंत में किया जाता है जो न ही प्रश्नवाचक हो और न ही विस्मयबोधक वाक्य, बल्कि जिस वाक्य में बात पूर्णतः समाप्त हो जाती है के लास्ट में इसको यूज किया जाता है। फुल स्टॉप आपको नाम से ही पता चल रहा है कि फुल स्टॉप यानी कि जिसमें हमारी बात कंप्लीट हो गई उसमें हमें लगाना है। जैसे मैं आ रहा हूँ तो यानी कि आई एम कमिंग। राम एक अच्छा लड़का है, राम इज ए गुड बॉय। फुल स्टॉप का प्रयोग जो है एब्रीवेशन के साथ भी होता है। आप ये जानना चाहोगे कि एब्रीवेशन क्या होती हैं? एब्रीवेशन क्या होती हैं? किसी भी शब्द या समूह का संक्षिप्त रूप। आगे हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे एमपी क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसमें एम भी कैपिटल आएगा और पी भी कैपिटल आएगा। तो हम हिंदी में जो सांसद होता है उसको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। नेक्स्ट है हमारा एमएलए। एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम विधायक कहते हैं। पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी को हम प्रधानमंत्री कहते हैं। बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स, जिसको हम आर्ट्स में जैसे ग्रेजुएशन करते हैं यानी कि स्नातक करते हैं तो उसमें बैचलर ऑफ आर्ट्स कहा जाता है। ई डॉट जी डॉट, इसको हम जो है क्या बोलते हैं? एग्जाम्पली ग्रेटिया। ये एक लैटिन वर्ड है। इसको जो मतलब होता है वो होता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण के तौर पर। ये है दैट इज, आई डॉट ई डॉट, इसको हम बोलेंगे दैट इज, ठीक है। ईटीसी, आगे डॉट लग गया तो इसको हम बोलेंगे एटसेट्रा। एटसेट्रा, ठीक है, इसका मतलब होता है इत्यादि यानी कि आदि। अब जैसे मैं कई यंत्र बजा सकता हूँ, उदाहरण के तौर पर गिटार, सितार, पियानो आदि, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन प्ले मैनी इंस्ट्रूमेंट्स। एग्जाम्पल, ठीक है, एक्सेट्रा लाइक एस गिटार, सितार या फिर पियानो। मैं केवल 3 यंत्र बजा सकता हूँ, जो हैं गिटार, सितार और पियानो। आई कैन प्ले ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट, जो हैं यानी कि दैट इज, जो हैं गिटार, सितार एंड पियानो। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉमा। कॉमा हमारा इस टाइप से होता है जिसको हम हिंदी में अल्प विराम भी कहते हैं। जब आपको किसी वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। वाक्य को बोलते हुए बीच में जरा सा विराम देना हो तो वहाँ पर कॉमा का प्रयोग किया जाता है। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे राम, यहाँ आओ, यानी कि राम कम हेयर, हल्का सा पॉज लेकर बोलना है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स सच एज अमन, अमित, संदीप एटसेट्रा, यानी कि मेरे कई दोस्त हैं जैसे अमन, अमित और संदीप आदि। ही विल कम ऑन मंडे 20th सितंबर, यानी कि 20 तारीख को सितंबर को, यानी कि वह सोमवार 20 सितंबर को आएगा। इफ़ ही कम्स, अगर वो आया, आई विल नॉट कम, तो मैं नहीं जाऊँ। राम माई बेस्ट फ्रेंड, राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त है।
राम मेरा सबसे अच्छा दोस्त का भाई है। ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। कोटेशन मार्क बोलते हैं इसको, क्वेश्चन मार्क गलत बोल गए, कोटेशन मार्क। कोटेशन मार्क जो है हमारे, ये ऊपर 2 कॉमा लगते हैं किसी भी वर्ड के स्टार्ट में, और ये अंत में लगते हैं, एट द बिगिनिंग, एट द एंड। किसी भी कही हुई बात को कोटेशन मार्क के अंदर लिख सकते हैं। जैसे राम सेड आई एम द बेस्ट। अब आई एम द बेस्ट को हम कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे। जैसे राम ने कहा मैं सबसे अच्छा हूँ। मैनेजर सेज कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर ने कहा कस्टमर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप ध्यान दें तो कोटेशन मार्क को लिखने का तरीका वाक्य के शुरुआत व अंत में अलग अलग होता है। वाक्य के शुरू में इस टाइप से लिखते हैं और अंत में इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉलन। कॉलन होते हैं ये 2 बिंदी होती हैं। अब इसका यूज क्या कैसे होता है, जैसे प्रायः कॉलन का मतलब होता है जैसे कि। ठीक है, हिंदी में इसका मतलब होता है जैसे कि। कॉलन का प्रयोग अधिकतर तब किया जाता है जब आप व्यक्तियों, चीज़ों या जगहों आदि की सूची के बारे में बताते हैं। जैसे अब इस एग्जाम्पल में मैं बताता हूँ, आई मेट मैनी पीपल्स। अब इसके बाद हम कॉलन लगा देंगे। अब कौन कौन है उसके उनके नाम लिख देंगे। जैसे विनीता, अंजलि, कुलदीप, टिम्पल एंड सीमा। मैं कई लोगों से मिला जैसे कि के नाम लिख दिए। नेक्स्ट है आई हैव मैनी थिंग्स, यानी मेरे पास कई चीज़ें हैं। कॉलन लगा दिया, जैसे कि बुक, पेन, वेजिटेबल्स, शुगर, राइस। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ पर मतलब सेमी कॉलन का मतलब, कॉलन का मतलब जैसे कि। नेक्स्ट आ जाएगा सेमी कॉलन। सेमी कॉलन होता है नीचे वाला जो है वो कॉमा बन जाता है, जिसको हम अर्धविराम कहते हैं। सेमी कॉलन को समझने के लिए मैं इस उदाहरण में बता देता हूँ। जैसे मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 अक्टूबर, यहाँ पे लग गया कॉमा, 2008 कॉमा 15 जनवरी कॉमा 2010 एंड 23 मार्च कॉमा। ये है इनकरेक्ट तरीका। इसको लिखने का सही तरीका क्या है, मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 25 पर, यहाँ कॉमा लगेगा, 2008 और यहाँ सेमी कॉलन लगेगा, 15 जनवरी कॉमा 2010, यानी जहाँ पर वो कंप्लीट हो रहा है डेट्स, वहाँ पर सेमी कॉलन लगेगा। यानी कि मीटिंग 25 अक्टूबर 2008, 15 अक्टूबर 2010 और 23 मार्च 2012 को हुई। वाक्य ए गलत है जबकि बी सही है। देखिए ये बात बिल्कुल साफ है कि मीटिंग 3 अलग-अलग दिनों में हुई। एक 25 अक्टूबर 2008 को हुई, 15 अक्टूबर 2010 को हुई और 23 मार्च 2012 को हुई। लेकिन अगर वाक्य ए को देखें तो उसमें कॉमा का प्रयोग की वजह से ऐसा नहीं लगता कि मीटिंग 3 अलग-अलग दिनों में नहीं, बल्कि 5 अलग-अलग दिनों में हुई। 25 अक्टूबर फिर 2008 में भी हुई, 15 जनवरी को भी हुई, 2010 में भी हुई, 23 मार्च 2012 को भी। तो इसलिए वाक्य बी 2008 के बाद कॉमा की बजाय सेमीकोलन का उपयोग करना पड़ा। अब नेक्स्ट है हमारा एटोस्ट्रोफी। एटोस्ट्रोफी यानी कि ऊपर की साइड में जो कॉमा होता है उसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी। तो एपोस्ट्रोफी जनरली यूज्ड इन 2 सिचुएशन, 2 सिचुएशन में यूज होता है। कौन कौन सी, जैसे जब आप कहते हैं राम का, किताब का, बच्चों का, मम्मी का आदि, यानी किसी का, इसे इंग्लिश में पोजेशन कहते हैं। ठीक है, जैसे राम का यानी कि राम्स, कॉमा लगा के एस लिखते हैं। किताब का बुक्स, बच्चों का चिल्ड्रंस, मम्मी का मदर्स। और 2 शब्दों को एक बनाने के लिए इन 2 शब्दों में से एक शब्द सहायक क्रिया होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा शब्द सर्वनाम हो या फिर नॉट। जैसे कि अभी हम दिखा देते हैं, सबसे ज़्यादा ये यूज होते हैं जैसे डज नॉट है,
डज नॉट को हम क्या लिख सकेंगे, डजंट। ठीक है, ये ओ हटा के वहाँ पे जो है हमारा एपोस्ट्रोफी लग जाएगा। इज नॉट, इजंट, डू नॉट, डोंट, हैज नॉट, हैजंट। ठीक है, आई हैव को हम क्या लिखेंगे, आई। यू आर हम क्या लिखेंगे, यू आर। अब यहाँ पर डज, इज, डू, हैव, आर है सहायक क्रियाएं, हेल्पिंग वर्ब हैं, और आई और यू क्या यहाँ पे सर्वनाम है। सर्वनाम के बारे में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए दोस्तों इतना ही। ये मैंने जितना बताया है इसको आप अच्छे से समझ लें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।